हाँ जी प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। और बेटा हम उम्मीद कर रहे हैं आप सभी लोग अपने जो छुट्टियां चल रही हैं उसके दौरान अपनी पढ़ाई का प्रॉपर कर रहे होंगे। आपको जितने भी चैप्टर्स हमने पहले करवा दिए आपने उन सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया होगा। और साथ ही साथ हम ये भी मानकर चल रहे हैं कि इससे पहले हमने जो आपको रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स करवाया था वो आपने कंप्लीटली कर लिया होगा, उसे रिवाइज भी कर लिया होगा, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं होगा। और पिछली तीन क्लास पहले, आज शायद फोर्थ क्लास है, 3 क्लास पहले बेटा हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस नाम से एक चैप्टर स्टार्ट किया था। और ये जो क्लासेज हम ज्यादा लंबी नहीं ले रहे हैं, 1 से 1.5 घंटे का ड्यूरेशन रख रहे हैं। 1 से 1.5 घंटे की इस वीडियो के अंदर आज जो हम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का नहीं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस की फर्दर प्रॉब्लम्स करवाने वाले हैं। यानी आज ऐसा नहीं है कि सर आप कोई नया कंसेप्ट बताओगे, यानी प्रॉब्लम्स के अंदर ही नए नए कंसेप्ट जुड़ते चले जाएंगे। आज आपको एक प्रॉब्लम करवाने वाला हूं और जो प्रॉब्लम करवाऊंगा मैं आपको, इसकी खासियत ये होगी कि इस प्रॉब्लम के अंदर आपको देखने को क्या मिलेगा मैं बता देता हूं। इस प्रॉब्लम के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं उसमें से कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिन पे लोगों ने अमाउंट पे नहीं कर रखी, यानी पार्टली पेड अप है, यानी एरियर का पैसा है। हम उनसे वो एरियर का पैसा मांगेंगे, उनमें से कुछ लोग तो दे देंगे बेटा जो अच्छे लोग होंगे, और कुछ नालायक जो होंगे वो उस अमाउंट को पे नहीं करेंगे, तो कंपनी उन शेयर्स को फॉरफिट कर लेगी। हमने फाउंडेशन के अंदर एक फॉरफिट का कंसेप्ट पढ़ा था, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। और फॉरफीचर में आपको याद होगा हमने 11th 12th में जब शेयर कैपिटल चैप्टर आता था तब भी हमें टीचर पढ़ाते थे फॉरफीचर का कंसेप्ट। आपको याद है जब हम किसी शेयर होल्डर से पैसे मांगते थे और वो पैसे नहीं देता था तो हम उसे नोटिस भेजते थे, उस नोटिस में हम उसे डराते थे, धमकाते थे कि इतने दिन के अंदर अंदर अगर आप पैसा सबमिट नहीं करवाओगे तो आपके शेयर फॉरफिट कर लिए जाएंगे, यानी जब्त कर लिए जाएंगे, यानी शेयर से आपका राइट खत्म कर दिया जाएगा, आपका मालिकाना हक खत्म हो जाएगा। और मालिकाना हक खत्म हो जाने का मतलब है कंपनी उन शेयर्स को अपने कंट्रोल में ले लेगी और फिर से बेटा उन्हें वो री इश्यू कर सकती है। वो सारी बातें बेटा यहां पे एक प्रॉब्लम करवाने वाला हूं और उस प्रॉब्लम के अंदर ये सारे पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। तो बताइए सर कौन सी प्रॉब्लम हम करने वाले हैं। तो बेटा आप ये मानकर चलो अभी हम जो करने वाले हैं वो हमारी प्रॉब्लम होगी। मैं अपनी बुक ले लेता हूं और मैं चाहूंगा कि सभी बच्चों के पास वो जो बुक मैंने क्लास में प्रोवाइड करवाई थी वो इस टाइम अवेलेबल होगी, और उसके बेस पे मैं आपको बता देता हूं कि कितने नंबर प्रॉब्लम पे आपको आना है। 14 तक करवा चुके थे ना, अभी 15 नहीं करवा रहा हूं, सीधा आपको 16 नंबर। क्या सर आप हमें 16 करवाने वाले हो? नो, मैं आपको करवाऊंगा 17। हो सकता है कि नंबर थोड़ा बहुत में भी आगे पीछे भी हो सकता है। जिसके बैलेंस शीट का टोटल 9 लाख रुपीज है, मैं उम्मीद करता हूं शायद ये 17 नंबर पे, 17 नंबर पे। बाकी जब मैं प्रॉब्लम को रीड करूंगा तो आप पढ़ते वक्त ध्यान से सुनना, तो आप बुक में उसे रेफर कर पाओगे कि कितने नंबर प्रॉब्लम, जिसका टोटल 9 लाख है और कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड। प्रॉब्लम नंबर 17 से आज की क्लास में स्टार्ट करने वाला हूं बच्चों। पढ़ता हूं, द फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड। बेटा इन्होंने कंपनी की बैलेंस शीट बताई जिसका नाम है XYZ लिमिटेड, ओके। और उसमें बेटा उन्होंने बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या बताया, वही सर इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसमें बता रहा है बच्चों 50,000 इक्विटी शेयर्स, यानी कंपनी के 50,000 इक्विटी हैं 10-10 रुपए वाले और टोटल 5 लाख रुपए के। 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, कंपनी के 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं और 100 रुपए का बच्चों एक शेयर है, यानी 1 लाख रुपए की प्रेफरेंस कैपिटल है। नीचे देखो वहां पर क्या लिखा हो रहा है, माइनस कॉल इन एरियर 50 into 20 यानी 1,000, यानी ऐसे समझो आपकी बैलेंस शीट में बेटा ऐसे दिया हुआ है, देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी हुई है 1 लाख रुपए की, बट बाद में इन्होंने बताया कि कुछ नालायक शेयर होल्डर हैं जिन्होंने पैसे दिए ही नहीं, यानी एरियर है, और एरियर की जो अमाउंट है वो 50 शेयर होल्डर पे 20-20 रुपए है, यानी 50 ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने 20-20 रुपीज पे नहीं कर रखी, और इनकी जो अमाउंट दे रखी इन्होंने 1,000 रुपए दे रखी है। इसका मतलब कितने रुपए लोगों ने पे कर दिए, 99,000 लोग पे कर चुके हैं।
क्या करना है, कैसे करना है, वो बाद में बताऊंगा। सिक्योरिटी प्रीमियम में बेटा 20,000 का बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में बेटा 60,000 का बैलेंस है, जनरल रिजर्व में बच्चों 70 का है। नॉन करंट लायबिलिटी 1 रुपए की भी नहीं है। करंट लायबिलिटी में डायरेक्ट अमाउंट दे रखी है 1,51,000 यानी 1,51,000 का करंट लायबिलिटी है। ठीक है सर। एसेट में देखो, नॉन करंट एसेट 90,000 और करंट एसेट है बच्चों 8,10,000। टोटल लायबिलिटी 9 लाख, टोटल एसेट 9 लाख। द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। कह रहा है सर हमने प्रेफरेंस को रिडीम किया और रिडम्पशन किन टर्म्स पे किया गया, वो बच्चों नीचे दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 1 ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है। फर्दर 4,500 इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10%। सॉरी, कह रहा है कंपनी ने रिडम्पशन पर्पज के लिए और इक्विटी इशू कर दी है। कितने? 4500 इक्विटी इशू किए। एक इक्विटी कितने का है? ऊपर बैलेंस शीट में गिवन है, जहां पर इक्विटी की डिटेल थी 50,000 इक्विटी, ब्रैकेट में लिखा हुआ ₹10 ईच। इसका मतलब कंपनी का एक इक्विटी कितने रुपए का? 10% प्रीमियम का मतलब कितने में इश्यू किया गया होगा? देखो बच्चों, एक इक्विटी है 10 रुपए का, 10% प्रीमियम का मतलब 1 रुपए, यानी बोले तो कितने रुपए में इश्यू होगा? 11 रुपए में एक इक्विटी इश्यू है। एक्सपेंस फॉर फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स ₹5,000। इन शेयर्स को इश्यू करने के लिए 5,000 रुपए का खर्चा करना पड़ गया। आपको याद है, इसे कहते हैं इश्यू एक्सपेंस, यानी हमें कोई प्रोस्पेक्टस के चार्जेस पे करने पड़ेंगे, हमें हो सकता है कोई एडवर्टीजमेंट करनी पड़ी हो सकता है कोई अंडरराइटिंग कमीशन एटसेट्रा एटसेट्रा करके 5,000 रुपए खर्च हो गए। थर्ड नंबर पॉइंट में आकर वो आपको बात बताएगा किसके बारे में? जो एरियर का पैसा था उसको लेकर क्या हुआ। आराम से पढ़ना, क्या कह रहे हैं। थर्ड पॉइंट ध्यान से पढ़ना। ऑफ द 50 प्रेफरेंस शेयर्स, क्या बोला? ऑफ द 50 प्रेफरेंस शेयर्स, कह रहा है 50 प्रेफरेंस शेयर्स। तो ध्यान देना, ये थे वो 50, ध्यान से समझना, जो एरियर वाला पैसा था। क्या कह रहे हैं इनके बारे में? 50 प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ 40 शेयर्स पेड द कॉल मनी बिफोर द डेट ऑफ रिडम्पशन। बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनना बच्चों। 50 मेंबर ने बेटा पेमेंट नहीं किया था, बट 40 लोग 40 शेयर्स जो थे, यानी 40 शेयर्स जिनके पास थे, वो लोग समझदार निकले। उन लोगों ने चुपचाप 20-20 रुपए के हिसाब से 800 रुपए लाकर दे दिया बिफोर द डेट ऑफ रिडम्पशन। यानी रिडम्पशन से पहले इन 50 में से 40 शेयर्स के लिए लोगों ने पैसे दे दिए, यानी इनसे पैसा मिल गया। कितने लोगों से? 40 शेयर से हमें पैसा मिला। अगर इन लोगों ने बच्चों हमें पैसे दे दिए तो बताओ हमारे पास कैश आ जाएगा कि नहीं? इसका मतलब जो 10 शेयर्स थे वो नालायक के महानालायक बन गए। मतलब उन लोगों ने बेटा अभी भी 20 रुपीस पे नहीं किए। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। बैलेंस 10 शेयर्स वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स बिफोर रिडम्पशन। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने कहा जो 50 शेयर्स थे ना, उनके उन अंदर कह रहा कि 40 शेयर्स के लिए तो लोगों ने पेमेंट कर दिया, बट ये जो 10 शेयर्स थे इनके लिए लोगों ने अभी भी पेमेंट नहीं किया। दैट्स वाई हमने इन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, यानी इनका फॉरफीचर कर लिया गया। और फॉरफीचर का मतलब आपको भली भांति पता है, फॉरफीचर का मतलब होता है जब्त कर लेना, यानी अपने पोजीशन में फिर से ले लेना। सर ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। हमें बच्चों प्रेफरेंस को रिडीम करना है 10% एक्स्ट्रा पे करके, यानी प्रेफरेंस पे यहां प्रीमियम पे किया जाएगा, वो भी 10%। आगे, एंड शेयर प्रीमियम अकाउंट, वैसे तो इन्होंने लिखा हुआ है शेयर प्रीमियम अकाउंट वाज यूटिलाइज्ड इन फुल फॉर दिस पर्पज। मैं चाहूंगा आप इस लाइन को कट कर दो बेटा, दोबारा से सुनो। बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस को प्रीमियम पे रिडीम किया, और वहां पर मैंने एक लाइन लिख कर दे रखी है,
शेयर प्रीमियम अकाउंट वाज यूटिलाइज्ड इन फुल फॉर दिस पर्पस। मैंने लिखा कि आप रिडम्पशन पे जो प्रीमियम पे कर रहे हो उसके लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज कर लो। बट बेटा मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था, फिर से सुनो, तो मैंने आपको एक बात समझाई थी। क्या समझाई थी? कि बेटा कभी भी प्रीमियम जो पे होगा एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन वो हमेशा कहां से पे किया जाएगा? जल्दी बोलो। सर आपने कहा था वो प्रॉफिट एंड लॉस से दिया जाना चाहिए, यानी फ्री रिजर्व से दिया जाना चाहिए, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम से पे नहीं किया जाएगा। अब स्टूडेंट का एक डाउट आया, सर अगर पेपर में ऐसा लिख कर दे दे तो क्या करना है? ध्यान से सुनो बेटा, इस प्रॉब्लम में साफ साफ लिखा है कि ये पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम से देना चाहिए, तो मैं आपको कहूंगा कि आपको बिल्कुल सिक्योरिटी प्रीमियम से देकर आना चाहिए। ये तो मैं प्रॉब्लम को मॉडिफाई करवा रहा हूं, यानी मैं ये मान रहा हूं कि ये लाइन गिवन नहीं है। अगर पेपर में ये लाइन आएगी तो बेटा आपको सिक्योरिटी प्रीमियम से ही उस प्रीमियम को चार्ज करना चाहिए, करना पड़ेगा। बट मैंने इस प्रॉब्लम में उस लाइन को कट करवा दिया, और कट करवाने का मतलब है कि ये लाइन नहीं दी हुई है, और ये लाइन नहीं दी हुई है तो इसका ट्रीटमेंट वैसे ही करना है जो अभी तक की बाकी प्रॉब्लम्स में हम कर क्या हैं। और अभी तक की बाकी प्रॉब्लम्स में हमने क्या किया? जल्दी से बताओ। हमने हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस को यहां पर काम में लिया है। जल्दी से बताइए, यहां तक की बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? सर समझ आ गई। अगर यहां तक का पॉइंट समझ आया तो अब बेटा मैं इन बातों को यहां से हटाता हूं और अब तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तैयार करता हूं। जी सर, अब आप आंसर बनाना चालू करो सर, हम भी देखें सर आप कैसे इसका सॉल्यूशन बनाते हो। ओके, अब ध्यान दो, समझ आएगा। सारी एंट्री समझाऊंगा मैं आपको, कोई भी एंट्री ऐसी नहीं होगी जो तुम्हें समझना है, बशर्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम में सबसे पहला काम क्या है हमारा? देखो बच्चों, इस प्रॉब्लम में आप बुक आपके पास है, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए बेटा? प्रॉब्लम में सबसे पहले ध्यान से देखना, ये देखो, कॉल्स इन एरियर, एरियर्स जो था ऑन 50 शेयर्स था। कितने शेयर्स पे एरियर का पैसा था? 50। इसको लेकर दो बातें कही उन्होंने। क्या? कि सर 40 ने तो पेमेंट कर दिया, 40 शेयर्स, 40 शेयर्स को लेकर अमाउंट रिसीव्ड होगी। ध्यान से समझना, मैं आपको बता रहा हूं जो 50 शेयर्स थे जिन पे एरियर का अमाउंट चल रहा था उन पे क्या हुआ? अमाउंट रिसीव्ड। 40 शेयर्स पे तो पैसे मिल गए, यानी 40 शेयर होल्डर ने तो पैसा दे दिया। और 10 शेयर्स के बारे में क्या लिखा हुआ? फॉरफीचर। हाँ लिखा हुआ, द बैलेंस 10 शेयर वर फॉरफिटेड, और 10 शेयर्स को हमने फॉरफिट कर लिया। तो इसको कैसे डील किया जाएगा? फॉरफिटेड। इसको लेकर अब मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, क्या? यहां पर आपको 2 जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेंगी। इन पे पैसा मिला है, उसकी एंट्री पास करो, फॉरफिट किया उसकी जर्नल एंट्री पास करो। पहले एंट्री पास कर देते हैं इनसे रिलेटेड। तो अब मैं पहली एंट्री बनाने जा रहा हूं, एंट्री नंबर 1। बोलो सर क्या बनाओगे? एक शेयर पे बेटा 20 रुपए लेने थे, तो आपको पैसे मिले होंगे, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और बेटा यहां पर आ जाएगा आपके यहां पर कॉल्स इन एरियर के नाम से एक अकाउंट आ रहा था, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो 40 शेयर्स पे 2020 के हिसाब से 800 रुपए से एंट्री पास हो जाएगी। तो यहां पे 800 आएगा और यहां पर भी 800 आएगा। कैसे निकाला ये देखो, 40 शेयर्स और एट द रेट ₹20, 40 शेयर्स पे 20-20 रुपए के हिसाब से बेटा यहां पर आपके 800 रुपए आ जाएंगे। क्लियर है यहां तक? जी सर, मैं फिर से कह रहा हूं, ये एंट्री कैसे बनी? आप अपनी बैलेंस शीट में जाओगे तो वहां पर एक कॉल्स इन एरियर अकाउंट आ रहा था, 50 शेयर्स पे 1000 रुपए, उसमें से 40, ध्यान से समझना बेटा, ऐसे था ना, ऐसे था, 50 शेयर्स पे 20-20 रुपए के हिसाब से
यानी 1000 रुपए था, और उसमें से बेटा उन्होंने 800 आपको पे कर दिया, तो उसकी एंट्री पास हो जाएगी। हाँ जी, तो पहली एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। 50 शेयर्स पे 2020 के हिसाब से 1000 रुपए बैलेंस थे, उसमें से 800 मिल गए। कैसे मिले? 40 शेयर्स पे उन्होंने 20-20 रुपए हमें पे कर दिए। ये जो 10 शेयर्स हैं, इन्होंने बेटा हमें पैसे नहीं दिए, तो हम फॉरफिट करेंगे। फॉरफिट करने का मतलब क्या होता है? कंपनी की जो शेयर कैपिटल है, जो पैसा हमने मांगा है, उसको हम यहां से हटा देंगे। यानी ध्यान से समझना, फॉरफिट करने का मतलब है शेयर से जब्त कर लेने, और जिससे बेटा हम शेयर्स को फॉरफिट करते हैं उसका मालिकाना हक खत्म हो जाता है, यानी उसके पास अब कोई ऑनरशिप नहीं रहती है। सवाल ये खड़ा होता है कि इन 10 शेयर्स पे 20-20 रुपए के हिसाब से फॉरफिट, 20 रुपए बचे हुए थे ना इनके। अब ध्यान से समझना चाहिए आपको, क्या मैं बताता हूं। इन सभी लोगों से पहले ये बताओ, पैसे कितने मांग चुके होंगे? इनसे पूरे पैसे मांगे जा चुके होंगे। एक प्रेफरेंस है 100 रुपए का। तो आपको मैं बता दूं बेटा, ये हमने 11th क्लास में पढ़ी थी एंट्री। जब फॉरफीचर होता है तो प्रेफरेंस शेयर अगर इक्विटी का होता तो एंट्री बनती इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रेफरेंस का हो रहा है तो एंट्री बनेगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, कितने शेयर्स का फॉरफीचर हो रहा है? 10 का। और हम कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है? कितने रुपए मांग चुके हैं इनसे? 10 शेयर्स पे पूरे 100 रुपए मांगे जा चुके हैं। ध्यान से समझना बेटा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 इंटू 100 बोले तो 1000 रुपए, यानी 1000 रुपए उनके नाम से हमारी बुक्स में कैपिटल आ रही है। आप ऐसे समझो बेटा, जो बैलेंस शीट होगी कंपनी की, उसमें ये बताओ यहाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में इन 10 शेयर्स का 1000 रुपए आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? सर बरोबर आ रहा होगा। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, फॉरफिट करने का मतलब बैलेंस शीट से उस कैपिटल को हटाना पड़ेगा। उस कैपिटल को हटाने का मतलब क्या है? यहां पर जो क्रेडिट बैलेंस है उसे हटाओगे तो आपको डेबिट करना पड़ेगा, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, इनमें से इन लोगों ने कितने रुपए नहीं दे रखे? वो आ जाएगा कॉल्स इन एरियर्स। अब ध्यान से समझना मेरी बात, कॉल इन एरियर हमेशा कंपनी के लिए एसेट होती है। कंपनी ये सोचती है कि ये पैसा हमें मिलेगा, ये मिलेगा। दोबारा समझो बेटा, कॉल इन एरियर का मतलब है कंपनी इस एक्सपेक्टेशन के साथ काम कर रही है कि ये पैसा आज नहीं तो कल हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हमें पे कर देंगे। बट एक बात बताओ, जब शेयर फॉरफिट कर लोगे तो क्या आप ये उम्मीद लगाओगे कि वो लोग अभी भी पैसे लौटाएंगे? सर अब किस बात की? बेटा, फॉरफिट करने का मतलब है कि अब उन लोगों के पास शेयर्स ही नहीं रहेंगे। जब हमने अपने शेयर्स ही जब्त कर लिए तो बेटा ये बात कंफर्म हो गई कि अब वो पैसे नहीं लेकर आएंगे। तो 10 शेयर्स थे, एक शेयर पे 20 रुपए लेने थे, इसका मतलब ये पैसे अब हमें नहीं मिलने वाले हैं 200 रुपए। तो कॉल इन एरियर के ये 200 रुपए हमारी बुक्स में एसेट का रोल प्ले कर रहे थे। ये तब तक एसेट सही लग रहे थे जब तक हमने फॉरफिट नहीं किए शेयर्स को, और जैसे बच्चों आपने फॉरफीचर किया वैसे ही आपको ये मान लेना कि अब ये पैसे भूल जाओ, ये लोग पैसे नहीं देने वाले हैं। तो कॉल्स इन एरियर के नाम से 200 रुपए यहां पर आ जाएगा। बेटा ये मैं वो करवा रहा हूं, यानी हमारी बुक्स में ये एसेट आ रही थी एरियर के नाम से। जब फॉरफिट करना होगी तो एसेट हटानी पड़ेगी, एसेट का डेबिट बैलेंस है उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो पैसे मिल चुके हैं वो आपको पता है शेयर फॉरफिचर के नाम से आते हैं, शेयर फॉरफिचर अकाउंट या शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो इन पे कितने रुपए मिल चुके होंगे? इन पे 800 रुपए अभी तक मिल चुके होंगे। इस एंट्री को जल्दी से पढ़कर देखो। क्लियर है? अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर हमें तो फॉरफिटेड अकाउंट लिखवाया जाता था। कोई बात नहीं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप इसी अकाउंट को शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कर दो। अब तो ठीक है, जल्दी से एक नजर डालो इस पे। क्लियर है सर? आगे बढ़ते हैं अगर ये क्लियर है। तो यहां पर हमने क्या किया, उनसे मांगे जा चुके पूरे 1000, उनसे 200 रुपए मिले नहीं थे पहले, वो अब भी नहीं मिलेंगे, तो कॉल इन एरियर हटा दो।
शेयर फॉरफिटेड का मतलब जितना पैसा वो दे चुके होंगे, तो उन लोगों ने 100 में से 80 रुपए पे कर चुके होंगे, तो जो रिसीव्ड अमाउंट है वो यहाँ आती है, जो नहीं मिला वो कॉलिंग एरियर में आ जाता है, और टोटल कॉल्ड अमाउंट यहाँ पर आ जाती है। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सर एकदम। इसी प्रॉब्लम में वो कहता है कि इन फॉरफिटेड शेयर्स को हमने री इश्यू कर दिया, पढ़ो पॉइंट, और री इश्यू के वक्त कह रहा है कि हमने सर उन्हें री इश्यू कर दिया 500 रुपए पे। दोबारा समझना बेटा, फॉरफिट करके कंपनी शेयर्स को क्या करती है, नए लोगों को वो शेयर री इश्यू कर देती है, यानी दोबारा किसी को वो बेच देती है या री इश्यू कर देती है। तो ये जो 10 शेयर्स थे इनको कंपनी ने री इश्यू किया। एक शेयर है बेटा 100 रुपए का, ध्यान से समझना, ध्यान से समझो, 10 शेयर फॉरफिट होकर आए थे। एक शेयर अगर 100 रुपए का है तो टोटल वैल्यू बनती है बच्चों 1000 रुपए। लॉजिकली री इश्यू पे हमें 1000 रुपए लेने चाहिए, बट प्रॉब्लम में लिखा हुआ है कि फॉरफिटेड शेयर्स को हमने री इश्यू कर दिया 500 रुपए पे, यानी इतने पैसे आपको मिले। 500 रुपए तो बच्चों आपको री इश्यू पे मिल गए, और 500 रुपए आपको जो नहीं मिले वो बेटा यहां पर मैं एक तरीके का डिस्काउंट कंसीडर कर लूंगा। क्या बोलूंगा, जल्दी से बोलो, डिस्काउंट कंसीडर कर लूंगा। और हमने बेटा 11वीं 12वीं क्लास में या फाउंडेशन में पढ़ा भी था कि जितने फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस होता है, जल्दी से सुनना, जितने रुपए फॉरफिटेड अकाउंट में आ रहे हैं उतने रुपए तक कंपनी डिस्काउंट दे सकती है, उससे ज्यादा डिस्काउंट अलाउड नहीं है। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है, जितना फॉरफिटेड अकाउंट में। तो जल्दी से बोलो, फॉरफिटेड में कितने रुपए, 800, तो ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट कितना दिया जा सकता था, 800। यहां पर डिस्काउंट कितना दिया गया, 200। तो यहां पर देखो, फॉरफिटेड में 800, डिस्काउंट दे दिया 500। ये जो बैलेंस बचेगा ना डिस्काउंट देने के बाद, ये आपको याद भी होगा बेटा, ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है इस कंपनी के लिए। और आपको याद होगा, टीचर ने आपको पढ़ाया होगा वहां पर कि बचे हुए पैसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। मैं फिर से कह देता हूं बेटा, यहां पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं फॉरफिचर के कंसेप्ट में। रीजन बेटा, हमारा चैप्टर रिडम्पशन का है, ना कि इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल का है। मैंने आपको इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल के नाम से एक चैप्टर करवा रखा है, जिसके अंदर मैंने फॉरफिचर पे सारी सिचुएशन बनाई है। फॉरफिचर की एंट्री बनती है, री इश्यू की एंट्री बनती है, और फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में जाता है तो ये एंट्री बनती है। एंट्री में अगेन यहाँ पर तो जरूर करके दिखाऊंगा, बट हम पूरा ऐसा नहीं कि डेबिट क्यों हुआ, क्रेडिट का, इस पे इतना नहीं जा सकते, क्योंकि बेटा यहाँ पर हमें जो रिडम्पशन का कंसेप्ट है उस पर फोकस करना अपना। क्लियर है? हाँ जी सर। तो जब आपने बेटा इन्हें रीइश्यू किया तो आपको पैसे मिले, बट सर जी हमें तो पैसे 500 ही मिले, तो क्या दिक्कत है, बैंक अकाउंट डेबिट 500 लिख दो। ये फॉरफिटेड अकाउंट में 800 रुपए थे, ये क्रेडिट बैलेंस था, आपने उसमें से 500 का डिस्काउंट दे दिया, तो फॉरफिटेड अकाउंट यूज हो गया। कितने रुपए से यूज हो गया, इसका मतलब इसका बैलेंस खत्म हो गया, और खत्म हो गया का मतलब क्या, इसका क्रेडिट बैलेंस था, इसे डेबिट करो इसके बैलेंस को कम करने के लिए। तो हम फॉरफिटेड अकाउंट को बच्चों यहाँ डेबिट कर देंगे 500 रुपए से, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगी बच्चों यहाँ पे 1000 रुपए से। बोलो हाँ या ना। तो हमने क्या किया, दोबारा से समझो, फॉरफिटेड में 800 रुपए थे, 500 रुपए यहाँ यूज कर लिए। अभी भी जल्दी से बताओ फॉरफिटेड अकाउंट में कितने रुपए का बैलेंस रखा हुआ है, ये देखो। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हमने 800 में से सिर्फ कितना यूटिलाइज किया है, सर जी आपने सिर्फ 500 यूज किया, तो मैं आपको फिर कह रहा हूं बच्चों, अभी भी कितने रुपए आपके पास पड़े हुए हैं, 300, और वो अब तुम्हारे किसी काम के नहीं है। तो आपको याद भी होगा, इस फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। तो यहां पर आएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट और 300 रुपए, और बच्चों ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि ये कंपनी के लिए कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, सो इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। देखो फॉरफिटेड में यहां कितने रुपए थे सर, 800 रुपए। 800 में से बेटा कितना काम में आ गया, 500 काम में आ गए, बचा कितना, 300। 300 का आपको यूज नहीं है, चुपचाप फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में भेज दो। अभी तक जो एंट्री बनाई है ये कोई रिडम्पशन की एंट्री थोड़ी है बेटा, ये तो उन्होंने जानबूझ के इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल की एंट्री भी डाल दी इसके अंदर।
वो जानना चाहता है कि बच्चे के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं या नहीं। देख रहे हो कितना दिमाग से काम ले रहा है। यानी उन्होंने एक तरीके से फॉरफीचर वाली प्रॉब्लम भी इसके अंदर इंसर्ट कर दी। और मैं ये मानता हूँ कि आप इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप एक्सपर्ट हो, एंट्री बहुत आराम से कर पाओगे। जी सर। हाँ सर, आप तो खामखा टाइम पास कर रहे हो, हम इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। चलो अगर आप समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक बच्चों हमारी 4 एंट्री होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको याद होगा कि यहाँ पर कंपनी इक्विटी इशू कर रही थी 4500। जी सर, हमें याद है। और इक्विटी वैसे तो था 10 रुपए का, बट 10% प्रीमियम पे इशू आया, यानी 11 रुपए पे इशू किया गया। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 4500 इंटू 11 रुपए बेटा यहां पर आ जाएगा। और कैपिटल क्रिएट हो जाएगी 10 रुपए से। इक्विटी कैपिटल हो जाएगी 4500 इंटू में 10, यानी 45,000 की बेटा कैपिटल। और सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा 4500 इंटू में 1 रुपए, सिक्योरिटी प्रीमियम के 4500 रुपए। ये हो जाएगा 49,500। जल्दी से इस पे नजर डालो, यानी 49,500 से एंट्री पास हो जाएगी। ये इश्यू की एक एंट्री पास होगी। जी सर, आगे बढ़े बेटा। आगे अगर आप चलोगे तो यहां प्रॉब्लम में बोला था कि इश्यू करते वक्त कंपनी को कुछ खर्चा करना पड़ गया। कितने रुपए का बेटा? 5,000 रुपए का। तो एक और एंट्री पास होगी और उसमें उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे। अब खर्चा खर्चे का डेबिट बैलेंस होता है, तो एक्सपेंस को डेबिट कर दो। यहां पर आएगा इश्यू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और इश्यू का खर्चा है बच्चों यहाँ पे 5,000 रुपए, और हमारा बैंक अकाउंट बच्चों यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। 5,000 रुपए बैंक से चलेंगे। आप सभी को ये बात भली भांति पता है बेटा, एक्सपेंस है तो P&L से चार्ज भी करेंगे, खर्चा है डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जाएगा। मैं एक और एंट्री पास करके इसे P&L से चार्ज कर लूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और यहां पर आएगा बेटा इश्यू एक्सपेंस, जो कि बच्चों यहां पर होगा 5,000 रुपीज। बहुत बढ़िया सर, समझ आ गया। ये एरियर का पैसा मिला, ये फॉरफीचर की एंट्री, फॉरफिटेड को रीइश्यू किया, फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में भेजा, इक्विटी इश्यू की, इश्यू से रिलेटेड खर्चा हुआ, खर्चे को P&L से चार्ज कर लिया। अगली एंट्री, अब मेरे को अब दोबारा से एक बार प्रॉब्लम पढ़नी पड़ेगी और अगले पॉइंट पे हम अब जाएंगे। 8th जर्नल एंट्री क्या बनेगी? अब ऐसा यहाँ पर और कोई एंट्री है नहीं, तो अब आप रिडम्पशन स्टार्ट कर सकते हो। तो कैसे एंट्री बनती है? याद आपको? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर एंट्री बनेगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल डेबिट हो जाएगी। दूसरा यहां पर आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। हाँ सर, ये आपको बोला था उन्होंने कि रिडम्पशन 10% प्रीमियम पे किया जाएगा टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। जल्दी से कैलकुलेटर लेंगे सभी बच्चे। तो बेटा यहां पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है? 1 लाख। तो 1 लाख की तो कैपिटल खत्म हो जाएगी, सीधा सीधा ये 10% प्रीमियम देना चाहते हो 10,000, और 2 आ जाएगा 1,10,000। अब बच्चा कहेगा सर कॉल इन एरियर वाले को भी आपने रिडीम कर लिया, वो तो पार्टली पेड थे। कैसी बातें कर रहे हो, सब के सब नालायक। उसमें से 40 ने बेटा पैसे नहीं दे दिए थे, और 10 लोगों ने क्या किया था? फॉरफिट कर लिए थे, बट फॉरफिटेड भी तो रीइश्यू हो गए। इसका मतलब हमें तो पैसा सबसे मिल चुका, यानी हमारे तो सारे के सारे शेयर्स फुल्ली पेड अप है यहाँ पे, और फुल्ली पेड अप होने की वजह से मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है किस चीज को लेकर। हमें यहाँ रिडम्पशन के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उन सभी को यहाँ से रिडीम कर लेंगे। क्लियर है सर? अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर इस प्रीमियम को चार्ज करना है। अब एक नजर आप अपनी बैलेंस शीट पे देखो बेटा, कहने को यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है। आप अगर बैलेंस शीट देखोगे तो वहां पर बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 दिया हुआ है। ध्यान से देखो कितना दिया हुआ है? 20,000। 4500 बेटा ये जनरेट हुआ। तो वैसे तो कंपनी के पास 24,500 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है। कैसे? फिर से सुनो,
कंपनी की बैलेंस शीट में ऑलरेडी 20,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम है और बेटा 4,500 ये हो गया, तो 24,500 का सिक्योरिटी प्रीमियम। बट फिर भी मैं आपको एक बात बोलूंगा, क्या बोलोगे सर, कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं करोगे, क्योंकि मैंने आपको रिडम्पशन के चैप्टर में बताया था कि हम ये मानेंगे कि कंपनी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग तैयार करती है। अब तक तो याद होना चाहिए, अकॉर्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 133। हालांकि इस प्रॉब्लम में जो ओरिजिनली प्रॉब्लम मैंने बुक में दी वहां पे लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करना है, तो मैंने उस लाइन को कट करवा दिया था। अगर वो लाइन में कट नहीं करवाता और उसे एज इट इज रहने देता तो यह एंट्री बनती सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बट बेटा मैं प्रॉब्लम में चेंज करवा चुका हूं, सो मैं तो पी एंड एल को यूज करूंगा। अब पहले ये तो देखो कि पी एंड एल में इतना पैसा है या नहीं। सर कैसे पता चलेगा, अभी वेट करो 1 सेकंड के लिए। हमारे पास पी एंड एल में बच्चों यहां पैसे कितने रुपए हैं सर, है हमारे पास अभी तो 60,000 रुपए हैं, तो एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए और यहां पर आ जाएगा बेटा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। बहुत बढ़िया सर जी। अगर वो लाइन कट नहीं करवाता तो बताओ बच्चों क्या किया जाता, क्या जाता सर, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कर देते आप। अब आ जाता है अमाउंट ट्रांसफर टू द सीआरआर। आपको ये बात याद है सीआरआर में कब पैसे ट्रांसफर होते हैं, जब कंपनी अपने शेयर्स कहां से रिडीम करती है, फ्री रिजर्व से। एक नजर यहां पे डालो। अब मैं बिना फॉर्मेट के बताना चाहूं, आई थिंक समझ जाओगे। जो प्रेफरेंस रिडीम होने हैं उनकी नॉमिनल वैल्यू जल्दी से बोलो कितनी है, 1 लाख। उसके बदले में हमने कितने रुपए की इक्विटी इश्यू की, प्रोसीड का मतलब यहां पारी कंसीडर होगा प्रीमियम के केस में, तो 1 लाख में से 45,000 रुपए का तो हमने न्यू इश्यू कर दिया। तो अब मैं थोड़ा डायरेक्टली करके दिखा रहा हूं सीआरआर में क्या ट्रांसफर होगा। 1 लाख की नॉमिनल में से 45,000 रुपए हमने न्यू इश्यू से जनरेट किया, तो सवाल खड़ा होता है कि आपने कितने रुपए फ्री रिजर्व से निकाले। सर जी 55,000 रुपए निकाले। तो सबसे पहले आपको 55,000 सीआरआर में ट्रांसफर करने चाहिए। अब सीआरआर में कहां से ट्रांसफर होगा, पी एंड एल या तो जनरल रिजर्व, सिंपल। अब पी एंड एल में इतने पैसे नहीं है, आपके पास पी एंड एल में 60,000 रुपए थे, जल्दी से देखो कितने थे, 60,000। जल्दी बोलो बच्चों कितने हैं बैलेंस शीट में, देखो 60,000। उसमें से बेटा 5,000 ये काम आ चुके हैं, तो 60 में से 5,000 हटा देंगे तो बचे 55 में से भी 10 यहाँ पे यूज हो गए, तो बेटा हमारे पास बचे सिर्फ 45,000 रुपए। तो एंट्री मालूम है क्या बनेगी, बोलो सर क्या बनेगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 45,000 रुपए और जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए और बच्चों सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 55,000। से पहले बताओ ये समझ आया कि सीआरआर कब बनता है, जब हम शेयर्स फ्री रिजर्व से रिडीम करते हैं। 1 लाख में से 45,000 का न्यू इश्यू तो 55,000 फ्री रिजर्व से निकाले, फ्री रिजर्व का पैसा सीआरआर में जाता है। पी एंड एल में 45,000 ही बचे हुए, कैसे, टोटल 60,000 था, 5,000 बच्चों यहां काम में आ गया तो बचा 55 में से भी 10 यूज हो गया प्रीमियम के लिए, तो बचा 45,000। क्लियर है, एक एंट्री रह गई और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पहले वाला पार्ट नोट कर लिया होगा, एरियर वाला ये पार्ट। जी सर हम इसे नोट कर चुके, अगर आप नोट कर चुके हो तो इस पार्ट को बेटा मैं हटा देता हूं जल्दी से, ये लो। और यहां पर एक लास्ट एंट्री पास करके दिखा रहा हूं, एंट्री नंबर मेरे अकॉर्डिंग 11 है, बाकी आप देख लेना। और 11वीं एंट्री के अंदर आप फाइनली उनको पैसा चुका दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट और 2 बच्चों यहां पर बैंक अकाउंट हो जाएगा बहुत आराम से। 1,10,000 रुपए से इस जर्नल एंट्री को पास कर दिया जाएगा। जी सर समझ आ गया। टोटल यहां 11 जर्नल एंट्री बनी। देखो बच्चों बाकी प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम में डिफरेंस कहां आया,
यहाँ पर कुछ पैसा लोगों ने पे नहीं कर रखा था, यानी एरियर चल रहा था। तो हमने क्या किया, हमने एरियर में से कुछ जो पैसा जिन लोगों ने दे दिया बाद में, उनकी एंट्री पास की रिसीव करने की। जिन्होंने नहीं दिया उनको फॉरफिट कर लिया, उनकी भी एंट्री। फॉरफिटेड में से कुछ रीइश्यू हो गए, उसकी एंट्री। फिर हमें जो फायदा हुआ वो कैपिटल। तो ये 4 हाँ जी बेटा, तो अभी हमने प्रॉब्लम नंबर 17 जो चल रहा था उसकी बच्चों जनरल एंट्रीज पास कर ली थी कि क्या क्या जनरल एंट्रीज यहाँ पर रिक्वायर्ड थी। इसके अंदर बेटा फॉरफीचर से रिलेटेड भी पॉइंट्स, हमने वो पॉइंट्स भी डील कर लिए, और मैंने आपको उसके अंदर जितनी भी जनरल एंट्रीज पास हो सकती थी उन सभी जनरल एंट्रीज को भी करवा दिया। अब हम सीधा आपको लेकर चलते हैं उसी प्रॉब्लम के अंदर। अगर अपने को बैलेंस शीट बनानी हो, आपने देखा होगा कि उस प्रॉब्लम के अंदर उन्होंने लास्ट में बोला भी कि प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो सबसे पहले आएगा नेम ऑफ कंपनी। कंपनी का नाम है बच्चों XYZ लिमिटेड। क्या नाम है, जल्दी बोलो सर जी। कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड। बहुत बढ़िया। सबसे पहले यहां पर ध्यान देंगे, जब इसकी बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो फॉर्मेट बनाते हैं, तो फॉर्मेट में सबसे पहले आएगा नेम ऑफ कंपनी। और मालूम है कंपनी के आगे क्या आएगा, कंपनी के आगे आएगा बच्चों XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड, ये बच्चों कंपनी का हो जाता है नाम। अब जब इस फॉर्मेट के अंदर हम कंपनी का बैलेंस शीट तैयार करेंगे नए वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, तो पहले मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं कि अपने को बैलेंस शीट कैसे बनानी है। कर दो सर जल्दी से, फटाक से। ये बच्चों पर्टिकुलर्स का कॉलम हो जाएगा, साइड में एक अमाउंट का कॉलम हो जाएगा। अमाउंट के अंदर सारी डिटेल अमाउंट आ जाएगी, एक नोट नंबर का कॉलम हो जाएगा। अगर आपको कोई वर्किंग नोट की जरूरत पड़ेगी तो आप नोट नंबर रेफर करेंगे। जी सर। यहां पर बच्चों आएगा NN बोले तो नोट नंबर, और यहां जी आएगा सर पर्टिकुलर्स। बहुत बढ़िया। ये एक सिंपल सा फॉर्मेट मैंने बनाया। जब जब हमें नोट्स की जरूरत पड़ेगी तब तक हम प्रॉपर नोट साइड में बना लेंगे। ठीक है सर। अब सबसे पहले बेटा आप पुरानी बैलेंस शीट पे आ जाओ, मैं बुक में देखता हूं, आप भी बुक को रेफर करेंगे, सब स्टूडेंट साथ में कैलकुलेटर भी ले लेंगे। जी सर। सबसे पहले आपको मालूम है, सबसे पहले बैलेंस शीट में आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें कुछ बताने वाला था ऐसा कुछ है नहीं, तो सबसे पहले हम नोट कर सकते हैं इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटी या लायबिलिटीज, ये लो सर। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है SHF। SHF बोले तो शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले आते हैं बेटा शेयर कैपिटल। तो जब आप इसके ऊपर जाओगे तो आपको शेयर कैपिटल पे एक नोट बना लेंगे। इसके बाद में बच्चों आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, और रिजर्व्स एंड सरप्लस का एक नोट बन जाएगा। सबसे पहला नोट यहां पर बनाने चलते हैं। चलो किसके ऊपर, शेयर कैपिटल के ऊपर। तो सबसे पहले बेटा मैं साइड में यहां पर एक बहुत बढ़िया नोट बनाना चाहता हूं। बोलो सर नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 जो होगा वो सभी बच्चे ध्यान देंगे, नोट ऑन कैपिटल होगा, यानी शेयर कैपिटल का ये नोट बनेगा। अब आप जल्दी से पुराने बैलेंस शीट को देखो। पुरानी बैलेंस शीट को मतलब आपको जो प्रॉब्लम है 17, उसके अंदर जो प्रॉब्लम दी हुई है उसके अंदर शेयर कैपिटल सर्च करो जल्दी से। जी सर, हम उस पर पहुंच गए। उसमें दिया हुआ बेटा 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इंच। 50,000 इक्विटी शेयर्स है 10-10 वाले, यानी 5 लाख रुपए के। फिर बेटा नीचे दिया हुआ प्रेफरेंस शेयर्स। अभी अभी आपने देखा होगा ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, प्रेफरेंस के रिडम्पशन से रिलेटेड है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर ये प्रॉब्लम प्रेफरेंस के रिडम्पशन से रिलेटेड है तो आपने प्रेफरेंस को क्या कर लिया होगा, रिडीम। और रिडीम करने का मतलब है कि सभी प्रेफरेंस शेयर्स यहां से खत्म हो गए होंगे, यानी सभी की सभी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपनी बुक से रिमूव कर देंगे, यानी प्रेफरेंस कैपिटल अब नहीं रहा। तो क्या रहा, इक्विटी रहा। तो आप ध्यान से समझना, 5 लाख रुपए की इक्विटी तो ऑलरेडी हमारे पास पहले से थी। अच्छा, हमने रिडम्पशन करने के लिए हमने मार्केट में 4500 नए शेयर्स इश्यू किए थे शायद, और 4500, और उन 4500 शेयर्स के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हमें और पैसा मिला होगा, और हमें मिला होगा बच्चों यहां पर आपको सर 4500 इश्यू किए। ठीक है, तो यहां पर आ जाओ।
यहां पर हम सबसे पहले बोलेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां पर मैं बोल दूंगा ओल्ड, यानी पहले से हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, देखो 50,000 शेयर्स आपके पहले से हैं। एक शेयर बच्चों 10 रुपए का है, तो 50,000 शेयर के इक्वलेंट वैल्यू की अगर हम बात करें तो 5 लाख रुपए की कैपिटल, यानी 5 लाख रुपए की कैपिटल तो आपकी ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके अलावा यहां पर न्यू इक्विटी इश्यू कर दिया, न्यू इक्विटी इश्यूड, और नए इक्विटी हमने किस लिए इश्यू किए सर, हमने नए शेयर्स इसलिए इश्यू कर दिए क्योंकि हमें किसकी जरूरत थी, हमें फंड की जरूरत थी, तो हमने 4500 शेयर्स और इश्यू कर दिए। एक शेयर 11 रुपए पे इश्यू हुआ था, ध्यान से समझना, एक इक्विटी 10 रुपए के है बट इश्यू किया गया 11 रुपीज पे, दैट मींस 1 रुपीज उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का अवेलेबल है। तो आप यहां पर कितना मानोगे सर, हम यहां पर 10 रुपए कंसीडर करेंगे कैपिटल के तौर पे 10, 1 रुपए जो एक्स्ट्रा है वो रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर चला जाएगा, तो ये बनेगा 45,000, और प्रेफरेंस सारे के सारे रिडीम हो गए, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बची ही नहीं, तो आ जाएगा 5,45,000, तो यहां पर आएगा 5,45,000 रुपीज। ओके, सेकंड नोट बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस पे। तो सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनो, रिजर्व्स को लेकर एक पॉइंट समझना चाहिए। क्या सर, इस पे जब आप नोट नंबर 2 बनाने जाते हो तो मैं आपको बता देता हूं कि पी&एल अब रहा ही नहीं, पी&एल पूरा का पूरा यूज हो गया है, सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए यूज हो गया, कुछ बेटा आपने जो इश्यू एक्सपेंस थे उसके काम में ले लिया, तो 60,000 का पी&एल, 60,000 फुल अमाउंट यूटिलाइज हो चुकी है, दैट मींस पी&एल में बैलेंस बचा है 0 रुपए का। ठीक है सर, हाँ जी सर। अभी आप देखोगे सिक्योरिटी प्रीमियम, और सिक्योरिटी प्रीमियम पे जब आप जाओगे तो ऑलरेडी हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 20,000 थे, कितने रुपए थे, 20,000 रुपए। फिर आपने 4,500, ध्यान से समझना, 4,500 नए इक्विटी इश्यू किए थे 11 रुपए के रेट पे, तो इन पे 4500 शेयर्स पे 1-1 रुपए का प्रीमियम और आया था, तो यहां पर हो जाएगा 24,500 रुपए। फिर से समझ लो, नहीं समझ में आया तो बेटा ये मैंने क्या समझाया, ध्यान देना। कंपनी ने यहां पर न्यू शेयर्स इश्यू किए थे 4,500, एक शेयर पे 1 रुपए का प्रीमियम था, तो 4500 शेयर्स पे बोलो कितना प्रीमियम हो जाएगा, 4500 रुपए प्रीमियम, तो 20,000 पहले का, 4500 रुपए हो तो 24,500 रुपए। आगे आप जाओगे तो वहां पर एक कैपिटल रिजर्व भी था शायद, सर कैपिटल रिजर्व था, नो सर कैपिटल रिजर्व तो नहीं था, बट आपको याद होगा कि जब हमने शेयर्स को फॉरफिट किया था तो फॉरफिटेड अकाउंट में बच्चों 800 रुपए आए थे, फॉरफीचर की एंट्री को देखो अपने रजिस्टर में जो मैंने करवाई है। फिर जब हमने उनको रीइश्यू किया तो 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो फॉरफिटेड अकाउंट में मैंने कहा था 300 रुपीज का बैलेंस रह गया, और मैंने ये बात आपको क्लियर की थी कि 300 रुपए कैपिटल इन नेचर है, और कैपिटल इन नेचर होने की वजह से इस अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी फॉरफीचर का बैलेंस अमाउंट कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, दैट्स वाई यहां कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 300 रुपए का। इसके अलावा बच्चों यहां पर एक नया रिजर्व है जिसका नाम है जनरल रिजर्व। जल्दी से एक नजर डालो, हमारे पास जनरल रिजर्व में पहले 70,000 थे, उसमें से 10,000 हम यूज कर चुके हैं, अब एंट्रीज में देख सकते हो 70 माइनस 10,000 इक्वल्स टू बचेगा आपका 60,000 रुपीज। अब एक नजर डालो, आई थिंक यही तुम्हारे रिजर्व है, इसके अलावा कंपनी का कोई रिजर्व नहीं है। सर कैसी बातें कर रहे हैं, सीआरआर नहीं बना था, हाँ सीआरआर भी बना था बच्चों, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। जल्दी से देखो इस प्रॉब्लम में सीआरआर कितने रुपए का बनाया था, सर सीआरआर बना था 45,000 रुपए का। ठीक है, कैसे बना था, 1 लाख रुपए की प्रेफरेंस की फेस वैल्यू थी, 45,000 का हमने नया इश्यू किया था, तो सर अब तो गलत दिख रहे हो जी बेटा, यहाँ पर 55,000 आएगा सीआरआर में, बाय मिस्टेक मैंने 45,000 बोल दिया, तो अगर आप इसका टोटल लगाते हो तो 55,000, एक सेकेंड, 55,000 प्लस 60,000 प्लस 300 प्लस 24,500, ये हो जाता है 1,39,800 बच्चों आपका टोटल।
ये लो, तो फिर क्या दिक्कत है, 139800। इस प्रॉब्लम पे आगे बढ़ोगे तो नॉन करंट लायबिलिटी तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो नॉन करंट लायबिलिटी हेडिंग लिख के छोड़ देते हैं, नथिंग। करंट लायबिलिटी जरूर है बच्चों यहाँ पर, और अमाउंट गिवन है समथिंग 1,51,000 रुपए, 1,51,000। ये हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को खत्म करवा दिया। जल्दी से आप इसका टोटल लगा सकते हो, और इसका टोटल लगाओगे तो आएगा 8,35,800 रुपए। ये आपके बच्चों लायबिलिटी साइड का टोटल है। जल्दी से देखो, 8,35,800 रुपए। जी सर। अब हम चलते हैं एसेट साइड में। एसेट में जब जाओगे तो मैंने आपको कहा था पीपीई आएगा। क्या आएगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इन्होंने फिक्स एसेट बता रखी है 90,000, तो मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को ही फिक्स एसेट मान लिया और उसमें डायरेक्टली 90,000 मैंने नोट कर दिए। अब आप चलोगे बेटा, इनके पास करंट एसेट कितनी थी। अब सवाल खड़ा होता है करंट एसेट का। दोबारा से सुन लो अगर नहीं समझ में आया तो। बेटा एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर ही मैंने फिक्स्ड एसेट को कंसीडर किया है। अगर आपकी सहूलियत के लिए मैं नोट भी कर देता हूं, फिक्स्ड एसेट। ओके सर। करंट एसेट, अगर आप पहले की करंट एसेट देखोगे तो बच्चों यहां पर है, मैं बता दूं, 8,10,000। ओके सर, 8,10,000। फिर कहां कहां से पैसे आया वो बताओ। आपको मैंने कॉल इन एरियर रिसीव करने की एंट्री करवाई है। जल्दी से देखो एंट्रीज में, 800 रुपए एरियर वाले तुम्हें मिले थे। अब जल्दी से देखो, कॉल इन एरियर रिसीव हुआ था 800 रुपए, तो उससे हमारी करंट एसेट बढ़ जाएंगी। फिर हमने फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू किया तो 500 रुपए हमें और मिले। इतनी करंट एसेट पहले से थी, इतने रुपए आपको एरियर वाले मिले, और 500 रुपए जो है आपको वो फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू करने पे आपको फिर से रिसीव हो गए। इसके अलावा बेटा आपने जब नए शेयर्स इश्यू किए थे तो 49,500, जब आपने 4500 शेयर्स 11-11 रुपए पे इश्यू किए थे तो आपको 49,500 और कैश रिसीव्ड हुआ, और उसको भी बेटा मैंने यहां पर कंसीडर कर लिया। और लास्ट में मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 1,10,000 पे कर दिया। अब जल्दी से आप इसका टोटल लगाकर देखो, यानी नेट बैलेंस हमारे पास कितना रह जाता है, हम वो यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। सर एक पॉइंट और भी था बेटा, कुछ यहां पर एक्सपेंस थे इनकॉर्पोरेशन के 5,000, वो हमने यहां से माइनस नहीं किए, तो 5,000 एक्सपेंस ऑन इश्यू, शेयर्स को इश्यू करने के लिए हमने 5,000 का खर्चा भी किया था, तो आपका बचेगा 7,45,800। और इसी के साथ इस साइड का भी टोटल आप लगा सकते हो, और वो देखना पड़ेगा कितना आता है। क्या दोनों साइड मैच कर रही हैं? एकदम बरोबर है सर, दोनों साइड, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, बट मैं फिर भी आपको 1 मिनट सारे पॉइंट्स को रिवाइज करवा रहा हूं। ये कैपिटल कहां से आई? कंपनी के पास पहले इक्विटी प्रेफरेंस दोनों थे, प्रेफरेंस का रिडम्पशन हो गया, सो प्रेफरेंस तो अब आएगी नहीं। इक्विटी बेटा पहले से इनके पास 50,000 शेयर्स थे, 10 रुपए का एक, तो 5 लाख रुपए की तो पुरानी कैपिटल। 4500 नए शेयर इश्यू किए तो 45,000 की, तो 545 ये मैंने यहां पे ट्रांसफर कर दी। जब हम रिजर्व पे गए तो P&L बेटा 60,000 का था, पूरे 60,000 हमने काम में ले लिया, तो ये बचा 0। सिक्योरिटी प्रीमियम में पुराना था 20,000, 4500 शेयर इश्यू किए 1 रुपए के प्रीमियम पे, तो 4500 रुपए और आ गए। फिर कैपिटल रिजर्व में 300 रुपए फॉरफिटेड का बैलेंस ट्रांसफर हो गया। जनरल रिजर्व पहले 17 था, 10,000 यूज किए तो 60,000 बचा। CRR में बेटा 55,000, तो 1,39,800 यहाँ पर आ गया। करंट लायबिलिटी आ गई, टोटल आ गया। फिर यहाँ पर फिक्स एसेट आ गया। करंट एसेट जितनी भी थी ये इतनी ओपनिंग थी। फिर हमने 800 रुपए एरियर के मिले, 500 रुपए रीइश्यू पे मिले, इतने रुपए हमने नए शेयर्स इश्यू करने के रिसीव किए, इतने रुपए हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर दिए, और इतने रुपए बेटा इश्यू के एक्सपेंस थे, तो आपकी इतनी करंट एसेट बची। इसका टोटल लगाओगे तो भी सेम आएगा 8,35,800। जल्दी से
इस पर नज़र डालो, क्या ये समझ आ गया। अगर ये समझ आ जाता है आप पहले से नोट कर लो, पढ़ कर देखो। एंट्रीज भी समझ चुके हैं, बैलेंस शीट भी बना दिए। इसके बाद हम आगे की प्रॉब्लम्स करवाएंगे। एक नज़र इसको देखोगे सभी बच्चे जल्दी से।